बचपन में ना जीव विज्ञान की किताबों में इंसानी शरीर के वैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब जो हमारी नसों और रक्त वाहिकाओं का पूरा जाल होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। वो सिस्टम तो बहुत ही जटिल होता है एकदम। और वो इतना अद्भुत होता है ना कि अगर मान लीजिए पैर के किसी बहुत ही सुदूर हिस्से की नस में कोई रुकावट आ जाए तो उसका असर सीधा दिमाग तक पहुंचता है। सही कहा। शरीर का कोई भी अंग मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र या अलग थलग नहीं है। और पता है आज जब हम दुनिया के नक्शे को देखते हैं ना तो हमारी जो वैश्विक व्यवस्था है, ग्लोबल सिस्टम, वो भी बिल्कुल इसी वैस्कुलर सिस्टम की तरह काम कर रहा है। मतलब एक जगह की रुकावट पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। बिल्कुल। मध्य पूर्व में एक मिसाइल दागी जाती है और दुनिया के दूसरे कोने में किसी अस्पताल की मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। ये तो बहुत ही सटीक नजरिया है इस पूरी स्थिति को देखने का, है ना? देखिए, जब कोई संघर्ष एक महीने का आंकड़ा पार कर लेता है ना, जैसे कि ये अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध, जो कि 28 फरवरी से शुरू हुआ था। हाँ, तो वो अब केवल सीमाओं का विवाद नहीं रह गया है। वो एक ऐसा संक्रमण बन चुका है जो पूरी दुनिया की आर्थिक और कूटनीतिक नसों में बहुत तेजी से फैल रहा है। और आज के इस डीप डाइव का मकसद भी इसी वैस्कुलर सिस्टम की गहराई में उतरना है। बिल्कुल। आज टेबल पर जो स्रोत मौजूद है हमारे पास, उनमें डोनाल्ड ट्रंप के दावों से लेकर बेंजामिन नेतन्याहू के बयान और जो ईरानी नेतृत्व की आधिकारिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो सब शामिल हैं। बहुत सारा डेटा है आज विश्लेषण के लिए। हाँ, पर यहाँ एक बात शुरुआत में ही स्पष्ट करना बहुत जरूरी है सुनने वालों के लिए। हाँ, ये जरूरी है। ये जो हमारा विश्लेषण है, ये किसी भी राजनीतिक नेता, देश या विचारधारा का बिल्कुल पक्ष नहीं लेता। हमारा काम केवल इन तमाम स्रोतों और बयानों के बीच से तथ्यों को निकालना है, ताकि ये समझा जा सके कि इस्फहान में जो बम गिर रहे हैं और किसी आम इंसान की रसोई की गैस के बीच क्या सीधा संबंध है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरे परिदृश्य की एक जमीनी तस्वीर से शुरुआत करें तो इजराइल ने ईरान के इस्फहान, शिराज और तबरीज जैसे शहरों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। हाँ। और इसके जवाब में ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल के तेल अवीव और बेत शेमिश जैसे जो रिहायशी और रणनीतिक इलाके हैं, वहां मिसाइलें दागी गई हैं। देखिए, इन हमलों के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। मतलब जब हम बड़े पैमाने पर हवाई हमले सुनते हैं ना, तो अक्सर लगता है कि ये कोई अंधाधुंध बमबारी होगी। हाँ, दिमाग में तो यही तस्वीर आती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्ट्राइक्स बेहद सर्जिकल हैं और भविष्य की रणनीतियों को ध्यान में रखकर की गई हैं। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? इस्फहान का उदाहरण लीजिए। इजराइल ने वहां ईरान के अंडर वाटर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया। अंडर वाटर रिसर्च सेंटर? हाँ। और ये केवल कोई आम सैन्य इमारत नहीं है, ये वो जगह है जहां ईरान अपनी पनडुब्बियों का डिजाइन और निर्माण करता है। ओहो। और पनडुब्बियां किसी भी नौसेना के लिए ना एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असममित युद्ध का सबसे बड़ा हथियार होती है, क्योंकि वो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है ना। एकदम सही। तो इसका मतलब इजराइल केवल आज के युद्ध को नहीं लड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो असल में 2030 या 2035 के जो संभावित युद्ध हो सकते हैं, उन्हें आज ही बेअसर करने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन की भविष्य की नौसैनिक ताकत को अभी से पंगु बना देना। और इसी रणनीति का एक और हिस्सा हमें तब दिखाई देता है जब अमेरिका इस बात की पुष्टि करता है कि एक इजरायली हमले में ईरानी IRGC के कमांडर मारे गए हैं। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। हाँ, उनके नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी मारे गए हैं। हपरे, ये तो सीधे तौर पर नेतृत्व को खत्म करने की एक सोची समझी चाल है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, लेबनान में इजराइल अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर लिटानी नदी तक एक बफर जोन तैयार कर रहा है। तो मतलब नेतृत्व को निशाना बनाना और ये बफर जोन बनाना, ये दोनों ही चीजें एक बात साबित करती हैं। क्या? कि अब कोई भी पक्ष केवल रक्षात्मक नहीं रह गया है। सही बात है। इजरायली नेतृत्व का स्पष्ट मानना है कि अगर हिजबुल्लाह को सीमा से दूर धकेलकर एक भौतिक दूरी यानी एक फिजिकल बफर नहीं बनाया गया तो 7 अक्टूबर जैसी घुसपैठ का खतरा हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल। लेकिन इस आक्रामकता की एक बहुत बड़ी कीमत है जो पूरे क्षेत्र में एक चेन रिएक्शन की तरह फैल रही है। और पता, ये चेन रिएक्शन कोई अमूर्त कंसेप्ट नहीं है, हवावाई बात नहीं है। ये असल में लोगों की जान ले रहा है। इराक के एक पश्चिमी बेस पर जो हमला हुआ, उसमें 7 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो जाना इसी बात का सबूत है। बहुत दुखद है। लेकिन सबसे ज्यादा झकझोरने वाली घटना तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की राजधानी अबू धाबी में हुई।
हाँ, वो मिसाइल वाली घटना। हाँ। वहां एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में नष्ट किया गया था, लेकिन उसका मलबा नीचे गिरा ओहो। और उस मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई। बाप रे। और आपको पता है इनमें से एक मोरक्को का रहने वाला नागरिक था जो शायद वहां केवल अपनी रोजी रोटी कमाने गया था। ये आधुनिक युद्ध की सबसे कड़वी सच्चाई है। मतलब आप संघर्ष के मुख्य केंद्र से हजारों किलोमीटर दूर एक सुरक्षित समझे जाने वाले देश में हो सकते हैं, लेकिन आसमान से गिरता हुआ मलबा ये नहीं पूछता कि आपका इस युद्ध से कोई लेना देना है या नहीं। सही बात है। सैन्य रणनीति की भाषा में ना इसे डोमेन लिंकेज कहा जाता है। डोमेन लिंकेज, ये तो एक बहुत ही खतरनाक विचार है। ये ऐसा है जैसे एक साथ कई बोर्ड्स पर बिसात बिछी हो शतरंज की। बिल्कुल सही तुलना है। लेबनान के बोर्ड पर चली गई एक चाल सीधे इराक या अबू धाबी के बोर्ड पर असर डालती है। हर मोर्चा एक दूसरे से जुड़ गया है, और जब एक पक्ष लेबनान या इराक में कोई मोर्चा खोलता है ना, तो उसका असली मकसद दुश्मन की सेना और उसके हथियारों को कई जगहों पे बांट देना होता है। अच्छा, ताकि कोई भी एक जगह बहुत ज्यादा मजबूत न रह सके। बिल्कुल। और इसी अंधी दौड़ में जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं वो पूरी तरह से अर्थहीन हो जाती हैं। लेकिन इस पूरी सैन्य तबाही और मिसाइलों के शोर के बीच ना एक दूसरी ही समानांतर दुनिया चल रही है। कूटनीति की दुनिया। हाँ, कूटनीति। ये बहुत ही अजीब स्थिति है कि आसमान में मिसाइलें उड़ रही हैं और बंद कमरों में शांति प्रस्तावों की फाइलें एक मेज से दूसरी मेज पर खिसकाई जा रही हैं। विरोधाभास तो हमेशा रहता है। रिपोर्ट्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। ट्रंप प्रशासन ने एक 15 सूत्री शांति योजना तैयार करके पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाई है। हाँ, ये खबर आई थी। लेकिन इसी शांति प्रस्ताव के साथ ना एक बहुत ही आक्रामक सार्वजनिक बयान भी नत्थी है। क्या बयान? कि अगर ईरान ने ये डील नहीं मानी तो अमेरिका उस पर नरक खोल देगा, मतलब अनलीश हेल। देखिए, इस तरह की बयानबाजी को समझने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मनोवैज्ञानिक पहलू को देखना होगा। वो कैसे? जब 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के आधिकारिक राजनयिक संबंध टूट गए थे ना, हाँ, तब से तो कोई सीधा संपर्क नहीं है। बिल्कुल। उनके पास सीधे बात करने का कोई जरिया नहीं बचा। ऐसे में तीसरे पक्ष की जरूरत होती है हमेशा। और यहाँ पाकिस्तान की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। एकदम, क्योंकि उसकी सीमा ईरान से लगती है और वॉशिंगटन के साथ भी उसके लंबे समय से रणनीतिक संबंध रहे हैं। तो ये बात तो साफ है कि मध्यस्थों के जरिए संदेशों की अदला बदली हो रही है, और इसे ईरान के विदेश मंत्री ने भी निजी तौर पर स्वीकार किया है। हाँ, बंद कमरों में वो मान रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक रूप से ईरान का रवैया बिल्कुल अलग है। वो तो होना ही है। ईरानी मीडिया ने इन अमेरिकी प्रस्तावों को अतार्किक और फेक न्यूज करार दिया है। यहाँ तक कि अखबारों में ट्रंप को एक लंबी नाक वाले पिनोचियो कार्टून के रूप में दिखाया गया है। अच्छा। और इसके जवाब में ईरान ने अपना खुद का एक 5 सूत्रीय प्रस्ताव सामने रख दिया है। हाँ। उस प्रस्ताव में कुछ बहुत ही दिलचस्प मांगे हैं। जैसे? उन्होंने युद्ध की क्षतिपूर्ति मांगी है, पूर्ण युद्ध विराम की बात की है, और सबसे महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर अपनी संप्रभुता की मांग रखी है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये कूटनीतिक चेहरा बचाने की एक बहुत ही क्लासिक कवायद है। मतलब फेस सेविंग। बिल्कुल। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। मतलब क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा है, शैडो बॉक्सिंग? एक तरह से हाँ। क्योंकि एक तरफ दोनों देश एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने की धमकियां दे रहे हैं, जनता के सामने खुद को मजबूत दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ बैक चैनल के जरिए हताशा में कोई रास्ता खोज रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि दोनों ही पक्ष अंदर से जानते हैं कि वे एक लंबे युद्ध का जो आर्थिक बोझ है वो नहीं सह सकते? बिल्कुल। इसलिए वो बस समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये हताशा बहुत वास्तविक है। देखिए, कोई भी नेता ये स्वीकार नहीं कर सकता कि उसके देश के पास युद्ध लड़ने के लिए पैसे या संसाधन खत्म हो रहे हैं। वो तो राजनीतिक आत्महत्या होगी। एकदम। इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नरक खोल देने या मुंह तोड़ जवाब देने जैसे बयान ना, वो सिर्फ घरेलू जनता को शांत रखने के लिए होते हैं। अच्छा। लेकिन बंद कमरों में जब सैन्य जनरलों और अर्थशास्त्रियों की बैठक होती है तो वहां केवल गणित काम करता है। हाँ, वहां जज्बात नहीं चलते। बिल्कुल। उन्हें पता होता है कि सप्लाई लाइनें कट रही हैं और खजाना खाली हो रहा है। और ईरान का ये जो 5 सूत्री प्रस्ताव है ना, जिसमें हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की बात है, ये कोई सामान्य मांग नहीं है। ये सीधे तौर पर दुनिया की आर्थिक नब्ज को अपने हाथ में लेने की कोशिश है। और यहीं से ये पूरी जो भू राजनीतिक बिसात है वो एक आम इंसान की जिंदगी से टकराती है। कैसे? हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य कोई आम समुद्री रास्ता थोड़ी है।
ये सचमुच वैश्विक अर्थव्यवस्था की जुगुलर वेन है, मतलब गले की मुख्य नस। बिल्कुल। दुनिया भर में सप्लाई होने वाले तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बेहद संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। और ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब से केवल गैर शत्रुतापूर्ण जहाजों को ही यहां से गुजरने की अनुमति होगी, वो भी ईरानी अधिकारियों की पूर्व मंजूरी के बाद। हाँ, इसका एक सीधा उदाहरण तब देखने को मिला जब एक चीनी जहाज एग्रेट उसे वहां से गुजरने दिया गया, क्योंकि ईरान चीन को शत्रु नहीं मानता। बिल्कुल। और जब इस मुख्य नस पर इस तरह का दबाव पड़ता है ना, तो पूरी दुनिया के बाजार घुटनों पर आ जाते हैं। ऊर्जा की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस बाजार के दबाव के सामने बड़ी बड़ी महाशक्तियों को भी अपने उसूलों से समझौता करना पड़ता है। ये एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। कैसे? मतलब देखिए, अमेरिका एक तरफ ईरान के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व कर रहा है, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उसे वैश्विक तेल बाजार को क्रैश होने से बचाने के लिए खुद ईरान के ही तेल पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी ढील देनी पड़ रही है। ये तो सच में बहुत बड़ी विडंबना है ना? मतलब आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसी की उत्पाद को बाजार में आने की छूट भी दे रहे हैं ताकि आपकी खुद की अर्थव्यवस्था न डूब जाए। और इसी ढील का नतीजा है कि भारत को सालों के अंतराल के बाद अपना पहला ईरानी एलपीजी कार्गो मिल रहा है। अच्छा। हाँ, जग वसंत नाम का जहाज भारतीय तटों की ओर आ पा रहा है। भू राजनीति में कोई भी नियम हमेशा के लिए नहीं होता, सब कुछ जरूरतों के हिसाब से मुड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। और जो देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ना पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए तो ये स्थिति किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी का ही उदाहरण लें। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने एलएनजी अनुबंधों पर फोर्स मेजोर लागू कर दिया है। तो ये फोर्स मेजोर असल में एक कानूनी ढाल है। हाँ। कतर इसके जरिए अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से कह रहा है कि चूंकि इस क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, इसलिए हम समय पर गैस नहीं दे पाएंगे और आप इसके लिए हम पर कोई कानूनी मुकदमा नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये स्थिति दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए तो भयानक होगी, जो पूरी तरह से बाहरी गैस पर निर्भर है। दक्षिण कोरिया की स्थिति वास्तव में बहुत गंभीर है। उन्हें ऊर्जा की इस अभूतपूर्व महंगाई और जो सप्लाई की अनिश्चितता है, उससे निपटने के लिए $17 बिलियन का एक विशेष युद्धकालीन बजट पेश करना पड़ा है। बाप रे, $17 बिलियन? हाँ, सोचिए, एक देश जो युद्ध क्षेत्र से हजारों मील दूर है, उसे एक ऐसा आपातकालीन बजट बनाना पड़ रहा है जैसे मिसाइलें सियोल पर गिर रही हों। यही तो वो वास्कुलर सिस्टम है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन ये सब तो ऊर्जा और गैस के बारे में है, जिसे समझना फिर भी आसान है। लेकिन इन स्रोतों में ना एक ऐसी जानकारी है जो पूरी तरह से चौंका देने वाली है। क्या है वो? इसे हम द हीलियम हिच कह सकते हैं। ये इस बात का सबसे सटीक उदाहरण है कि कैसे सप्लाई चेन का टूटना हमारे स्वास्थ्य ढांचे को पंगु बना सकता है। अच्छा, हीलियम का स्वास्थ्य से क्या संबंध? देखिए, हम सभी जानते हैं कि गंभीर बीमारियों का पता लगाने के लिए अस्पतालों में एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल होता है। हाँ, वो तो बहुत आम है। अब इन एमआरआई मशीनों के अंदर जो विशाल चुंबक होते हैं ना, उन्हें काम करने के लिए अत्यधिक ठंडे तापमान की जरूरत होती है। अच्छा। है ना? मतलब लगभग डीप स्पेस जितना ठंडा। और ये काम केवल लिक्विड हीलियम ही कर सकता है। ओहो। और यहीं पर ये पूरी कहानी वापस मध्य पूर्व से जुड़ जाती है। कैसे? क्योंकि तरल हीलियम कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर जगह आसानी से मिल जाए। ये प्राकृतिक गैस, विशेष रूप से लिक्विड नेचुरल गैस यानी एलएनजी को प्रोसेस करते समय एक सह उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। अच्छा, मतलब गैस निकालते वक्त हीलियम भी निकलती है। हाँ। और कतर दुनिया में एलएनजी का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसलिए वो हीलियम का भी एक बहुत बड़ा सप्लायर है। तो तंत्र कुछ इस तरह काम करता है। जब हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव के कारण कतर के एलएनजी जहाज वहां से नहीं निकल पाते, तो केवल गैस ही नहीं रुकती, हीलियम की वो पूरी सप्लाई चेन भी रुक जाती है। बिल्कुल। और इसका सीधा वास्तविक परिणाम ये होता है कि दुनिया भर के अस्पतालों में एमआरआई मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। मशीनों को ठंडा नहीं रखा जा सकता तो स्कैन नहीं हो सकते। मतलब किसी इंसान की बीमारी का इलाज सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर एक समुद्र में कुछ युद्धपोत खड़े हैं। यही सच्चाई है आज की। ये केवल अर्थशास्त्र नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सीधा कनेक्शन है। यही वो बिंदु है जहां हमें ये समझना होगा कि आज के दौर में युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचा सब कुछ एक अदृश्य रेशम के धागे से बंधा हुआ है।
और जब ये धागा टूटता है तो हमें इस युद्ध का एक और बहुत ही जटिल आयाम दिखाई देता है। वो क्या? सूचना युद्ध और प्रॉक्सी लड़ाई का भूर राजनीतिक मकड़जाल। हाँ, ये तो एक अलग ही मोर्चा है। ये मकड़जाल इतना घना है कि इसमें दुनिया के बाकी बड़े खिलाड़ी भी बिना सीधे तौर पर युद्ध में उतरे अपनी अपनी गोटियां बिठा रहे हैं। बिल्कुल, रूस की प्रतिक्रिया इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हाँ, ईरान के बुशहर में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसे रूस की मदद से बनाया गया है और रूसी कर्मचारी ही वहां काम करते हैं। तो जब इजराइल और ईरान के बीच इस संयंत्र के आसपास संदिग्ध गतिविधियां या हमले हुए तो रूस ने इसे एक विनाशकारी कदम बताया और तुरंत वहां से अपने 163 कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया। ये केवल सुरक्षा का मामला नहीं था ना? नहीं, ये मॉस्को की तरफ से एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश था कि उनकी लाल रेखाएं पार की जा रही हैं। और यूरोपीय संघ इसे एक बिल्कुल अलग चश्मे से देख रहा है। यूरोपीय संघ की एक शीर्ष अधिकारी कजा कैलास ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप? उनका कहना है कि रूस इस पूरे मध्य पूर्व संकट का फायदा उठा रहा है। आरोप है कि रूस जानबूझकर ईरान को ऐसी खुफिया जानकारियां मुहैया करा रहा है जिससे अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये तो पूरी तरह से एक प्रॉक्सी वॉर का ब्लूप्रिंट है ना? मतलब रूस यूक्रेन में एक लंबा युद्ध लड़ रहा है जहां अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। तो बदले में रूस ईरान की मदद कर रहा है ताकि अमेरिका मध्य पूर्व में उलझा रहे और उसके संसाधन बढ़ जाए। ये एक ऐसा वैश्विक खेल है जिसमें हर कोई दूसरे का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और इसी ध्यान भटकाने की रणनीति का सबसे आधुनिक हथियार क्या है पता है? क्या? डिसइंफॉर्मेशन, यानी गलत सूचनाएं। गलत सूचनाएं आज के समय में किसी बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा मारक हो सकती हैं। ताइवान का उदाहरण इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। बिल्कुल, ताइवान इस पूरे संघर्ष से भौगोलिक और राजनीतिक रूप से बहुत दूर है। लेकिन चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डोयन पर अचानक एक अफवाह तेजी से फैलने लगी कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद हो गया है और ताइवान के पास केवल 11 दिनों तक चलने लायक गैस बची है। हाँ, ये अफवाह जानबूझकर ताइवान की सबसे बड़ी दुखती रग पर वार करने के लिए फैलाई गई थी। क्योंकि ताइवान हमेशा से चीन की तरफ से एक संभावित नाकेबंदी को लेकर डरा रहता है। तो जब ये अफवाह फैली कि 11 दिन में गैस खत्म हो जाएगी और पूरे देश में ब्लैकआउट हो जाएगा, समाज में एक मनोवैज्ञानिक दहशत पैदा हो गई। ये बिना एक भी सैनिक भेजे किसी समाज को अस्थिर करने का एक भयानक स्ट्रेस टेस्ट था। सरकार को तुरंत आगे आकर इस बात का खंडन करना पड़ा और जनता को आश्वस्त करना पड़ा कि उनके पास मार्च और अप्रैल के लिए पर्याप्त ऊर्जा भंडार मौजूद हैं। ये दर्शाता है कि सूचनाओं के इस युग में डर का वैश्वीकरण कितनी तेजी से होता है। और इसी डर और अनिश्चितता का एक और परिणाम हमें ऑस्ट्रेलिया के नीतिगत बदलावों में देखने को मिलता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ईरानी आगंतुकों के अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनका तर्क ये है कि अगर ये युद्ध और भड़कता है तो जो लोग शॉर्ट टर्म वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए हैं वे शायद वापस ईरान ना जा सकें। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक आव्रजन यानी इमिग्रेशन संकट खड़ा हो जाए। ये हैरान करने वाला है कि कैसे एक सैन्य संघर्ष इमिग्रेशन पॉलिसियों और आम लोगों की यात्रा करने की आजादी को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। देखिए, जब हम इन तमाम घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं ना, चाहे वो इस्फहान में तबाह होता अंडर वाटर रिसर्च सेंटर हो, पाकिस्तान के जरिए भेजी जा रही शांति योजनाएं हो या फिर कतर का गैस सप्लाई रोकना हो, तो एक पूरी तस्वीर उभरकर सामने आती है। बिल्कुल, ये एक ऐसी व्यवस्था की तस्वीर है जहां सैन्य आक्रामकता, कूटनीतिक हताशा और आर्थिक पतन एक ही चक्र के अलग अलग हिस्से हैं। और इस चक्र में पिसता है इंसान। सही बात है। युद्ध के इन बड़े बड़े भू राजनीतिक विश्लेषणों के बीच अक्सर हम उन आंकड़ों को भूल जाते हैं जो असल में लोगों की जिंदगियां हैं। हाँ। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि इस अस्थिरता के कारण ईरान से लेकर लेबनान तक लगभग 40 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। 40 लाख? बाप रे। वे अपना सब कुछ छोड़कर भागने को मजबूर हैं। और उन दक्षिण एशियाई प्रवासी मजदूरों के बारे में सोचना और भी तकलीफदेह है, जो बेहतर भविष्य की तलाश में खाड़ी देशों में गए थे, लेकिन आज किसी अनजाने युद्ध के मलबे के नीचे दबकर जान गंवा रहे हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। नीतियां और रणनीतियां एयर कंडीशन्ड कमरों में बनती हैं, लेकिन उनकी असली कीमत हमेशा जमीन पर आम लोगों को चुकानी पड़ती है। बिल्कुल,
तो आज की इस पूरी चर्चा ने कई बुनियादी धारणाओं को झकझोर कर रख दिया है। एक मिसाइल के गिरने से गैस की कीमतें बदल जाती हैं, राइट, और किसी तीसरे देश के अस्पताल में मरीजों का इलाज रुक जाता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये सारी घटनाएं एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय सवाल खड़ा करती हैं सुनने वालों के लिए। क्या सवाल? कि आज के इस अति आधुनिक और एक दूसरे से पूरी तरह गुंथे हुए दौर में क्या कोई भी राष्ट्र वास्तव में स्वतंत्र होने का दावा कर सकता है? या फिर तमाम महाशक्तियां और हम सभी जाने अनजाने में इस बेहद नाजुक वैश्विक सप्लाई चेन और एक दूसरे की कमजोरियों के बंधक बन चुके हैं? सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस जटिल और परतों वाले विषय को समझने के लिए साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।